दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने भारतीय शेयर बाजार पर अपनी राय बदल दी है। भारत की रेटिंग ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दी गई। वहीं चीन और साउथ कोरिया के बाजारों को ओवरवेट कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। सिटी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखती है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की संभावना भी है, लेकिन अब ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ की उम्मीदें पहले जैसी दमदार नहीं लग रही है। इसके मुकाबले चीन और साउथ की कोरिया की वैल्यूएशन सस्ती है और वहां ईपीएस रिवीजन ट्रेंड्स बेहतर दिख रहे हैं। प्रवीण सर, इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने भी एक सर्वे किया। सर्वे में बताया गया कि भारतीय शेयर बाजार एशिया पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं रह गया। सर, आज तो दो दो झटके लग गए। बिल्कुल, मार्केट को लेके असल में जो एक इस तरह की एंटिसिपेशन है या एक आशंका है कि क्या भारतीय बाज़ारों की वैल्यूएशन ज़्यादा है, जो बार बार फिक्र आती रहती है। इसी वैल्यूएशन की चिंता में मार्केट्स पिछले साल अक्टूबर से गिरना शुरू हुए और लगातार गिरते हुए अप्रैल तक हमको नज़र आई गिरावट का एक सिलसिला। लेकिन उसके बाद चीज़ें संभली, लगा कि ट्रेड डील हो जाएगी। ट्रेड डील भी अभी तक नहीं हुई अमेरिका के साथ, हालांकि आसार इस बात के कि जल्द हो जाएगा। लेकिन ओवर वैल्यूएशन का एक जो खतरा है, वो जो डर है वो लगातार मंडरा रहा और उसी सिलसिले में सिटी ग्रुप ने रेटिंग को जो है न्यूट्रल कर दिया है। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका के जो मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन अगर हम कहें मार्केट्स के लिहाज से, तो उसमें भारतीय बाजार जो है फिसलकर चौथे पायदान पर आ गया। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान इसके भारत के ऊपर आ गए और सर्वे में जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी राय को इसमें लिया गया है जी। अब दो मसले बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तो ओवर वैल्यूएशन का या वैल्यूएशन ज़्यादा है इसकी फिक्र दिखाई दे रही है। दूसरा जो मसला है वो है सेमीकंडक्टर का या चिप्स का। जी। माना ये जा रहा है कि एशिया के जो दूसरे पीयर हैं, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इनको सेमीकंडक्टर के सेक्टर में जो एकदम से बूम आया है, डिमांड बढ़ी है सर, डिमांड बढ़ी है, उसका फायदा ये देश लेने में ज़्यादा सक्षम साबित हो रहे हैं। एक और जो चिंता पैदा हो रही वो है भारतीय कंपनियों के अर्निंग्स को लेके, और ख़ास तौर पर जो आईटी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियों के परफॉर्मेंस को लेके एक बड़ी चिंता इस रिपोर्ट में जो बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है खास तौर पे, उसमें इस बात की फिक्र जताई गई कि आईटी कंपनियां पहले जैसा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। निफ्टी भी लगातार एक रेंज बाउंड उसमें बना हुआ है और 25,400 के लेवल को तोड़कर ऊपर निकलने वाला जो एक मामला है वहाँ बना हुआ। तीसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि एफआईआईज एक बार फिर से बिकवाली के मोड में नज़र आ रहे हैं। क्या उनको दूसरे मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं? एक ये भी आशंका यहाँ पे पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। दो तीन डेटा है मेरे पास, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो कहा जा रहा है कि सिटी की जो रिपोर्ट है कि भारत की रेटिंग क्यों घटाई गई, कहा गया कि जब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया अप्रैल के बाद से, इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई, लेकिन निचले स्तर से कहा जा रहा है कि अब 15% से अधिक की रिकवरी है। अब रिकवरी वाला मामला को हम दो और कंट्रीज से कंपेयर करते हैं सर। उसके बाद कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया सरकार के सपोर्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर फोकस के चलते उसके बाजार जो देश का जो बेंचमार्क इंडेक्स है यानी कॉस्पी, इस साल अब तक 33% चढ़ चुका है। चीन का अगर हम डेटा लें सर, CSI 300 इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी कहा जा रहा है कि इस साल 21% अपने लेवल से ऊपर है। जबकि कहा जा रहा था सर कि पिछले 2 सालों में इनमें गिरावट आ रही थी, लेकिन लगातार अब जो चीन में रिकवरी देखने को मिल रही है, स्थिरता वहाँ भी लौटती हुई नजर आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है, मूड और माहौल जो है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इस वाले फैक्टर पर भी आप अगर कोई बिल्कुल देखिए, चीन के अभी जो Q1 के नंबर आए हैं 5.1, वो 5.2% का जो ग्रोथ रही है, वो भी नंबर हालांकि इससे पिछले क्वार्टर में 5.4% थी, उससे थोड़ी कम है, लेकिन वो फिर भी 5% से ऊपर की ग्रोथ रेट चीन रखने में अपनी कामयाब रहा है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि कंज्यूमर डिमांड अभी भी चीन में कमज़ोर बनी हुई है, खरीदारी को लेके जो सेंटीमेंट है वो डाउन है। लेकिन इस सब तमाम जो अनसर्टेनिटीज़ के दौर में, और जो चीन ने एक टारगेट रखा कि हम 5% से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उसको वो हासिल 2 क्वार्टर से लगातार अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको वो सरपास कर रहा है। तो चीन का मार्केट, और दूसरी चीज़ ये है कि अंत में अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील के लिए तकरीबन सहमति
बन गई है दोनों देशों के बीच में। तो चीन को जो बड़ा झटका लगने के आसार थे, जो एक ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई थी, वो वॉर थमती हुई नजर आ रही है। अमेरिका को समझ में आ रहा है कि बिना चीन के फिलहाल काम चलेगा नहीं अगर आपको हाइपर इन्फ्लेशन से बचना है। जी। अब प्रवीण सर, एक और बात है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा। फरवरी 2025, यानी अभी से आप देख लीजिए तो 4-5 महीने पहले की बात है। उस समय सिटी ने भारत को ओवरवेट की रेटिंग दी थी। उस समय उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया था। उस समय कहा गया था कि टैक्स कट किया गया है, जिस तरह से बजट में ऐलान किया गया। दूसरी बात कही गई थी कि सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी बात उस समय कही गई थी कि ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। तो उस समय तो आपको याद ही होगा, फरवरी के जो एमपीसी में लगातार 5 साल के बाद 0.25% का रेट कट किया गया था। उसके बाद लगातार आप देखिए इस साल में 3 रेट कट हुए। उस समय जब इन्होंने फैक्टर्स जो गिनवाए थे, उस वजह से ओवरवेट की रेटिंग दी थी। उस समय के टारगेट्स भी मैंने नोट करके रखा हुआ है। उस समय इन्होंने निफ्टी का जो लक्ष्य था 2025 के अंत तक का दिया था 26,000 के आसपास। फिर अचानक से इन्होंने अपना जो ये डाउन ट्रेंड किया है, तो हमारे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं कि फिर किस रिपोर्ट पर हम लोग ध्यान जो है केंद्रित करें। नहीं, देखिए, अब जाहिर तौर पर ब्रोकरेज हाउस हैं, अपना एनालिस्ट हैं, उनके तमाम तरह के ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स को देखते हैं। जो बात सिटी ग्रुप कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी भले रेजिलियंस शो कर रही है, एक टिकाऊपन दिखा रही है ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं उसके बावजूद, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं इंडिया की वो स्ट्रेच्ड हैं, वो ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसी वजह से जो एक निफ्टी के टारगेट्स हों या भारत को लेके एक आशंका है कि जो न्यूट्रल कर दिया है रेटिंग को, वो उस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। हालांकि आप बाकी के अगर फैक्टर देखेंगे तो चाहे जीएसटी का नंबर आप देख लीजिए या तमाम चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर देख लीजिए, सारी जगहों पे, या फिस्कल डेफिसिट के नंबर अगर आप देख लीजिए, उन सारे मोर्चों पर मैक्रो इकॉनमी मजबूत लगातार बनी हुई है। चिंता की बात जो है वो वहाँ दिखाई देगी जहाँ पे कि कंपनियों का, जैसे अर्निंग सीजन शुरू हो गया है आपका फर्स्ट क्वार्टर का, मौजूदा फिस्कल के पहली तिमाही के कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। और नतीजे अब तक जो आए हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियों के नहीं आए, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले से नतीजे हैं, बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं। जी। एनपीएस को लेके, जैसे बैंकों की अगर हम बात करें तो एनपीएस को लेके चिंता है। इरेडा के नतीजे आए थे तो एनपीए को लेके फिक्र थी। आज भी एक्सिस बैंक के नतीजे आए तो एनपीए को लेके फिक्र है। इधर आपके जो टीसीएस के नतीजे आए थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो अनसर्टनिटीज़ हैं उनको लेके बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो नतीजे आईटी कंपनियों को लेके खास तौर पे एक फिक्र बनी हुई है। सर, एक और चिंताजनक बात यह है जो बोफा के सर्वे से सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि केवल 10% जो फंड मैनेजर्स हैं वो अब भारत को लेकर ओवरवेट है। वहीं कहा जा रहा है कि जापान पर 32%, ताइवान पर 19% और दक्षिण कोरिया पर 16% जो फंड मैनेजर्स हैं वो ओवरवेट है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस मनी सेंट्रल पर हम लोगों ने लगातार बातें की कि तमाम जो पैसे हैं डेवलप्ड कंट्रीज से घूमते फिरते हुए इमर्जिंग इकोनॉमीज पर आते हुए नजर आ रहे थे। मेरा आपसे सवाल है सर कि क्या अब इन रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ हाल फिलहाल या छोटी अवधि में ही मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ सकता है? क्या यहाँ से पैसे वहाँ वापस जो हैं बाहर जाते हुए दिखेंगे? नहीं, देखिए, अब इन्वेस्टर्स कितना भरोसा करते हैं इन रिपोर्ट्स पे, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे सिटी ग्रुप हो या दूसरा कोई ब्रोकरेज हाउस हो। इन्वेस्टर्स अपनी लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की रणनीति बना के चलते हैं। हालांकि इन रिपोर्ट से एक गाइडेंस जरूर मिलता है कि किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या इनका असेसमेंट है, क्या इनका एनालिसिस है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कंपनियों के, देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बड़ा प्ले करेंगे मार्केट्स के मूवमेंट में। एक बड़ा जो फैसला होगा वो इस चीज़ से निकल के आएगा कि भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील किस तरह की होती है, कितनी रियायतें भारत दे रहा है, कितनी अमेरिका रियायत देने को तैयार है भारत को। और इस आधार पर आपकी बाकी की चीज़ें भारत की तय होंगी। लेकिन वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि अप्रैल के बाद से मार्केट्स में तेजी भी आई, लगातार एफआईआई का पैसा भी आते हुए दिखाई दिया, अब वो क्या फिर से चिंता पैदा हो रही कि क्या मार्केट फिर ऊपर ऊंची वैल्यूएशंस पे आ गए हैं और यहाँ से एक करेक्शन आएगा, उसके बाद विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में आना शुरू करेंगे, या उनको भारत के मुकाबले चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, या ताइवान, या फिर चीन, इन मार्केट्स में ज़्यादा रिटर्न अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक ईपीएस की बात आ रही है कि ईपीएस ग्रोथ भारत की उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी इन देशों में रहेगी। जी। प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपके कमेंट्री में आपने कहा कि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ी विशाल, इस वजह से जापान हो या साउथ कोरिया हो, ताइवान जैसे देशों में उनकी जो डिमांड है
उसको पूर्ति करने के लिए वो लोग अपने जी जान से लग गए। मेरा आपसे सवाल है सर कि ये भी एक बड़ा मौका भारत के लिए था, क्या हम इस मौके से चूक गए? नहीं, हमारे पास तो अभी तक प्लेटफॉर्म ही नहीं था। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो पहले काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आप देखिए पूरी गतिविधि पिछले 2-1 साल में दिखाई दी है। खास तौर पर जब से कोविड के वक्त में जब सेमीकंडक्टर की एक क्राइसिस आई, जब सप्लाई डिस्टर्ब हुई और फिर गाड़ियों की जो डिलीवरी लेट हुई, उसके बाद एक इस तरह का माहौल बना कि नहीं अब तो China+1 और सेमीकंडक्टर्स भारत को अपने यहाँ बनाने होंगे। ताज़ा अपडेट ये भी है प्रवीण सर, जी। माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, तो आप ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल वाला भी मामला इस पे जोड़ दीजिए। हाँ। 2 साल पहले 2022 में सेमीकंडक्टर वाला मामला था और अब देखिए चाइनीज रेयर अर्थ मेटल्स वाला हो, मैग्नेट्स वाला, दोनों स्तर पर अब भारत इंडिया उसमें भी इंसेंटिव दे रही है, एक्सप्लोरेशन और दूसरी तरह की हर तरह की कोशिशें, चाहे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना हो, मैग्नेट जो हैं आपके रेयर अर्थ मैग्नेट हो या दूसरे मिनरल्स हों, उनको लेके भी अब सरकार उतना वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। लेकिन ये चीज़ें भी पहले होनी चाहिए थी। आपकी गाड़ियों में ज़रूरत पड़ रही, लेकिन हुआ ये कि तब तक चीन से अनइंटरप्टेड सप्लाई थी, चाहे सेमीकंडक्टर्स हों चाहे रेयर अर्थ मैग्नेट हो, तो कभी किसी का ध्यान उस तरफ, मुझे लगता है जो जैसा समझ में आता है, इन चीज़ों पर गया ही नहीं। अब जब क्राइसिस आई तो फिर क्राइसिस से निपटने के अब रास्ते खोजे जा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमको काम करना जरूरी है, और ऐसे हो सकता है बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स भी हों जहाँ पे कि आपको वॉर फुटिंग पे काम करने की ज़रूरत हो।